हरियाणवी संस्कृति को लेकर भिवानी में अनोखी पहल। धोती कुर्ता और पगड़ी पहने बच्चों बुजुर्गों ने की कैट वॉक। आयोजकों ने कहा प्रतियोगिता का मकसद लुप्त होती संस्कृति को बचाना। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला का भड़काऊ बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी बांग्लादेश नेपाल की तरह हालात बनाने होंगे। बांग्लादेश नेपाल की तरह भारत में शासकों को पीटना पड़ेगा। तो भड़काऊ बयान ये सामने आया है। अजय चौटाला का यह बयान है जिन्होंने कहा है कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत में हरियाणा में जो है वो हालात बनाने पड़ेंगे। शासकों को गद्दी से खींचकर सड़कों पर दौड़ा कर पीटना होगा। ये बयान आया है सामने, अजय चौटाला का ये बयान है और भड़काऊ बयान ये आया है सामने। इन्होंने कहा है कि जो शासक हैं उनको देश छोड़ने पर मजबूर करना होगा। तो ये बयान सामने आया है। जन नायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेजेपी के अजय चौटाला, जिनका ये भड़काऊ बयान जो है ये सामने आया है। जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। वो मौका जी, तो ये बयान सामने आया है, भड़काऊ बयान है और बहुत बड़ा बयान है। जिस तरह से अजय चौटाला ने कहा है कि जो शासक हैं उनको दौड़ा कर पीटना होगा, उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर करना होगा। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। तो हरियाणा में भी बांग्लादेश और नेपाल की तरह हालात बनाने का वो बात कर रहे हैं कि हरियाणा में भी उस तरह के हालात पैदा हों जहां पर शासकों को गद्दी से नीचे लाया जाए, खींचकर सड़कों पर दौड़ा कर पीटा जाए। अपने आप में बड़ा बयान है ये। एक पार्टी के अध्यक्ष हैं जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी के साथ ही हेट क्राइम भी बढ़ रहा है। एक तरह से भड़का रहे हैं वो जनता को प्रशासन के प्रति और देश छोड़ने पर मजबूर करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि युवाओं को संगठित होकर ये काम करना होगा। संगठित होने का भी वो मांग कर रहे हैं युवाओं से कि वो संगठित हों और फिर तख्ता पलट दें। हरियाणा में सरकार का तख्ता पलटने का बात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या जिस तरह से नेपाल और बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, इस तरह की हिंसा होनी चाहिए? हिंसा को सही ठहराना कहाँ तक जायज़ है? हरियाणा में भी इस तरह के हालात हो, इस तरह की बयानबाजी की जा रही है कि हरियाणा में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बन जाएं। और ये कोई बयान जो है किसी एक शख्स को नहीं दिया गया है, एक सार्वजनिक जो है ये स्थान दिख रहा है जहां पर ये बयानबाजी की गई है और इस तरह से कहा गया है कि जो शासक है उन्हें दौड़ा कर पीटने का काम करना चाहिए, सड़कों पर पीटने का काम किया जाना चाहिए, उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया जाना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी अंकित, किस तरह से इस बयान को देख रहे हैं जिस तरह से वो भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह का बयान अजय सिंह चौटाला का है वो अपने आप में भड़काने वाला बयान है और हमारे साथ खुद कैबिनेट मंत्री किशन बेदी हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। बेदी जी, कैसे देखते हैं? अजय चौटाला कहते हैं कि नेपाल में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में जिस तरह से हुआ वैसे ही यहाँ भी शासकों को गद्दी से खींच करके गलियों में दौड़ा करके पीटो और तख्ता पलट करने का काम करो। देखिए, एक तरफ तो ताऊ देवीलाल जी का ये फोटो लगाकर वोट मांगते हैं और ताऊ देवीलाल जी का अपने आप को खून बताते हैं। जिस ताऊ देवीलाल जी ने देश की आजादी के लिए स्वयं जेल में जाने का काम करा, जिन्होंने ज्वाइंट
भारत के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप को लाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। वो ज्वाइंट पंजाब में भी विधायक रहे और हरियाणा को अलग प्रदेश बनाने में भी जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, केवल प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम से। परंतु आज मेरे को हैरानगी होती है, अजय सिंह जैसा व्यक्ति जो लोकसभा का सांसद रहा, जो राजस्थान से विधायक रहा, डब्बावाली से विधायक रहा, जिनकी पत्नी दो विधानसभा क्षेत्रों से विधायक रही, जिनका बेटा डिप्टी सीएम रहा, वो इस प्रकार का अप्रजातांत्रिक बयान देकर किस प्रकार के वो देश के हालात पैदा करना चाहते हैं। सत्ता में ये लोग भी बहुत रहे, तानाशाही इनके खून में है। मुझे तो हैरानगी होती है कि ताऊ देवीलाल जी की पद चिन्हों पर चलने वाले उनके वंशज आज सत्ता से दूर होते ही किस प्रकार से उल्टे देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम को फेल करने के अंदर लगे हुए हैं। और इन लोगों को जनता पहले नकार चुकी है, अब समाज भी नकार देगा। क्या लगता है कि इस तरह से सार्वजनिक बयान युवाओं को भड़काने का दिया जाना चाहिए? ऐसा है, घर में भी ना ये खड़दुम जा रखे हैं, अपने परिवार के अंदर ही मारकाट की इनकी नौबत आई पड़ी है। और इसी प्रकार से ये अगली सोच लोगों के बीच में लेकर जाना चाहते हैं। इन बातों से प्रदेश का डेमोक्रेटिक सिस्टम, देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम कहीं ना कहीं आघात होता है, उसको कहीं ना कहीं चोट लगती है। इस प्रकार के लेवल पर आकर इस प्रकार की बयानबाजी करना, असल में तो उनके बयान सुनता ही कौन है, कोई लाइक ही नहीं करता। 90 में से 82 जगह तो जमानती जब्त हो रही उनके कैंडिडेटों की, परंतु फिर भी वो इस प्रकार के बेवजह बेतुके बयानबाजी करके इस प्रकार का डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके लिए डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ते लड़ते देश के करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, जो फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते जो लोग शहीद हो गए, उनके कहीं ना कहीं आत्मा जरूर हो रही होगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कृष्ण बेदी जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और यही कह रहे हैं कि वो पहले से खत्म हो चुके हैं और जो सरकारों में रहे हैं वो सरकार से जब अलग होते हैं तो इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं, समाज को तोड़ने वाले बयान देते हैं। जी बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी खबर पर मेरे साथ कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी, किस तरह से आप इस बयान को देख रहे हैं? अगर आप सत्ता में होते और इस तरह से बयानबाजी की जाती, क्या प्रतिक्रिया रहती? देखिए, मुझे बयान मैंने उनका सुना नहीं है, परंतु जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, प्रजातंत्र में ये भाषा इस्तेमाल गलत है। प्रजातांत्रिक तरीके से ही सरकारें बदली जाती हैं। ये अलग बात है कि कई बार जो सरकारें होती हैं वो अप्रजातांत्रिक तरीका अपना लेती हैं, परंतु लोगों में इस प्रकार का बयान देना, मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है। जी, जिस तरह से ये बयानबाजी दी गई है, क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष रहता है उसे इस तरह से ही बयानबाजी करनी चाहिए? बहुत ही मैंने कहा कि चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, किसी को भी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने का प्रजातंत्र में अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को संदेश है, युवा अच्छे रास्ते पे चले, और सरकार को भी संदेश है कि आज जो युवा भटक रहा है बेरोजगारी की वजह से, नशे की तरफ जा रहा है, सरकार को भी बच्चों के रोजगार के साधन उपलब्ध कराने चाहिए ताकि बच्चे बुराई को छोड़ के अच्छाई की तरफ चलें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक अरोड़ा जी। तो ये जो है कहना है अशोक अरोड़ा जी का, कांग्रेस के नेता हैं, कि जो बयानबाजी की गई है इस तरह की बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए, भले ही सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। तो वहीं चंडीगढ़ में आज मुख्यमंत्री नायब सैनी की कई बैठकें हैं। कुछ देर में हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक होगी। दोपहर 1 बजे फाइल डिपार्टमेंट की रिव्यू बैठक में सीएम हिस्सा लेंगे। 2 बजे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग है और शाम 4 बजे पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख के घर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जाएंगे। श्रम विभाग में अनियमितताओं पर सीएम नायब सैनी का एक्शन नजर आया है और सीएम नायब सैनी ने जांच के लिए कमेटी गठित की है। आईएएस और आईपीएस अधिकारी जांच कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। 1 महीने में जांच कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो आपको बता दें कि अनिल विज ने इस घोटाले को लेकर सीएम को चिट्ठी लिखी थी, पत्र लिखा था और इस पूरे मामले में जांच करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कमेटी का गठन किया है। जांच कमेटी बनाई गई है।
हरियाणा सरकार की ओर से नए साल पर हरियाणा के लोगों को विकास की कई सौगातें दी गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वो लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार है। इसके तहत अब सरकार उन महिलाओं को भी 2100 रुपए देगी जिनके बच्चे 10वीं और 12वीं में 80% अंक लाएंगे। सरकार के इस फैसले से जहां बच्चों में पढ़ाई के प्रति ललक बढ़ेगी तो वहीं महिलाएं भी बच्चों की पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे पाएंगी। इसके अलावा भी सरकार ने कई और बड़े फैसले दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा बहनों बेटियों के लिए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज विस्तार किया गया है। इसी कड़ी में सामाजिक विकास के साथ जोड़ते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में कुछ नई श्रेणियों को आज इसमें जोड़ा गया है। वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है उन परिवारों की महिलाओं को हमने जो बात कही थी 2100 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। अब यह लाभ ऐसी महिलाओं को भी दिया जाएगा जिनके बच्चे 10वीं 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं। इसके अंदर उन बहनों को भी जोड़ा गया क्योंकि बच्चे को आगे बढ़ाने में मां का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो मेहनत करती है, मेहनत करके बच्चे को आगे बढ़ाती है, उसको पढ़ाती है और बच्चा जब मेहनत करता है नंबर लेकर के आता है उसमें मां का बड़ा अहम योगदान होता है। और हमने निर्णय किया है कि ऐसी उन माताओं को भी हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे, उनको भी 2100 रुपया हम देंगे। भारत सरकार के ऐसे निपुण मिशन के तहत ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त की है और जिनके बच्चे कुपोषण या अनीमिया से ग्रसित हैं वे स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ गए हैं। जिस मां ने उन बच्चों को उससे बाहर निकाला है मेहनत करके, उन माताओं को भी इस योजना के साथ जोड़ने का फैसला लिया है, बशर्ते कि ऐसी महिलाओं की पारिवारिक आय सालाना चाहे 1,80,000 रुपए है, उन सब महिलाओं को इसके अंदर जोड़ा गया है। जो वर्ष 2002 में कॉन्ट्रैक्टर पर नियुक्त 347 ड्राइवरों को क्वालिफाइंग सर्विस और पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला कैबिनेट में किया गया है। इन कर्मचारियों को 2002 में भर्ती हुए ड्राइवरों को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से रेगुलर माना जाएगा। ये निर्णय उनकी मांग थी और लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें 2002 से उसको रेगुलर माना जाए। शुरुआती नियुक्ति की तारीख में सेवा की गणना करके एसीपी, पुरानी पेंशन योजना और पारिवारिक पेंशन योजना 1964 का लाभ प्रदान करने और जनरल प्रोविडेंट फंड को खोलने जैसे विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे। ये सभी लाभ 31 अगस्त 2024 तक सैद्धांतिक रूप से दिए जाएंगे तथा वास्तविक वित्तीय लाभ 1 सितंबर 2024 से या सरकार द्वारा तय की गई किसी कट ऑफ तारीख से उनको मिलना शुरू हो जाएगा। आज मुझे खुशी है कि हमने कुंजपुरा करनाल, शहजादपुर, अंबाला, मतलौडा, पानीपत के क्षेत्रों में समुचित विकास
एवं जन सुविधाओं प्रदान करने के लिए इनको नगर पालिका बनाने का निर्णय हमने किया है। नगर पालिका कुंजपुरा में कुंजपुरा, नलवी कला तथा वजीदपुर ग्राम पंचायतें, उनको जोड़ा गया है, ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। और नगर पालिका शहजादपुर में ऋषिनगर, शहजादपुर, बापोली, भूड माजरी व माजरा ग्राम पंचायतों को इसमें जोड़ा गया है। आप तो जानते हैं नगर पालिका मतलौडा में ग्राम पंचायत मतलौडा के क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। हमने 3 नगर पालिकाएं बनाने का निर्णय किया है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों को 2-2 रुपए के चेक बांटने का काम किया है, जबकि हमारी सरकार ने किसानों तक 15,000 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम किया है। इस दौरान सीएम ने बुढ़ापा पेंशन का भी जिक्र किया। हरियाणा प्रदेश किसान प्रदेश है, तो उनको पूरा मुआवजा नहीं मिलता था। 2 रुपए का चेक पकड़ा देते थे, 5 रुपए का पकड़ा देते थे। किसानों के साथ मजाक होता था। मजाक ऐसे होता था कि खाता खुलवाने में 500 रुपया लगता था, चेक 2 रुपए का आता था, 5 रुपए का आता था। वो सोचता था भी खाते खुलवाने में ज्यादा लगता है तो जमा भी करा के क्या करेंगे। इस प्रकार का भद्दा मजाक होता था। परंतु उस व्यवस्था को बदला। आपके सामने है, हमारी 11 वर्ष की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल के खराबे का 15,000 करोड़ रुपए उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा था कि हमारा जो किसान अंग्रेजों के समय से अभियाना देता था, अब भी देता था, उनके ऊपर अभियाने का 133 करोड़ रुपया उनके ऊपर खड़ा था, परंतु आज तक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा, विधानसभा चुनाव से पहले कहा कि हम इसको समाप्त करेंगे और ये पूरा की पूरी राशि भी को भी समाप्त करेंगे। आते ही हमने उस अभियान को समाप्त कर दिया, जड़ से समाप्त कर दिया और उसका 133 करोड़ रुपया उसको भी माफ कर दिया। ये सरकार किसान हित में मजबूत निर्णय ले रही है, मजबूत काम कर रही है। और इसी कड़ी के अंदर हम देखते थे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस प्रकार की बातें आती थी कि भाई तहसील के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर लगातार मजबूत ठोस कदम उठा रही है, भ्रष्टाचार के ऊपर कड़ी चोट कर रही है। उसी कड़ी के अंदर हमने प्रदेश में, पूरे प्रदेश के अंदर जमीनों व संपत्तियों का पेपरलेस रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, उसको फेसलेस कर दिया। क्यों नहीं किया कि ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ SGPC ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਜੋ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਆਡੀਓ ਲੈ ਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ
ਲੱਗੂਗਾ 2 ਕੋਣਾ ਨੇ 3 ਕੋਣਾ ਨੇ 4 ਕੋਣਾ ਨੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। SGPC 75%, ਵਕੀਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ, ਉਹ ਚੈਨਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਲੀ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ SS ਕੋਹਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਭੇਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ, SIT ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 328 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਦੇਸ਼, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸੀ। ਸੋ SIT ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ वास्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ ਇਹ अपील है कि हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।